Everybody. Respected Chairman Sir, Principal, SHO, Guru Amit Engineer, staff members, dear students and media friends. First of all, मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ, खास करके चेयरमैन साहब और प्रिंसिपल साहब का भी एक शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है। अब शुरू करते हैं। ड्रग डी एडिक्शन पे आज बात चली है, तो सारे बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे और जो मैं अपनी स्पीच में बोलूंगा उसके बीच से कुछ पूछूंगा, लास्ट में जो बताएगा उसको कुछ इनाम भी मिलेगा, तो सारे ध्यान से सुनना। ड्रग डी एडिक्शन जो है, डी एडिक्शन के पहले हम बात ही करते हैं कि हो गया थोड़ा सा बच्चों ने 2-4 बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे बच्चे इतने अवेयर हैं, इतने अच्छे से बोला है, इतनी अच्छी चीजें बताई हैं। ड्रग्स क्या होती है, छोटी सी सबको चीज पहले पता होनी चाहिए। ड्रग वो चीज है जो खाने से, जो इस्तेमाल करने से हमारा शरीर का जो इंटरनल सिस्टम है, बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म है, जो उसको चेंज कर दे, उसको ड्रग कहते हैं। ऐसे आप क्रोसिन सारे खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, वो हमारा इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म चेंज नहीं करती है। ड्रग्स वो चीज होती है जो बंदे का, एक इंसान का अंदर का मैकेनिज्म चेंज करती है, जो चीज, उसको ड्रग कहते हैं। ये जो ड्रग्स होती है, ये रेगुलर जब हम यूज करते हैं बार बार, तो उससे हमारे लिए ज्यादा परेशानी बनती है। हर इंसान के अंदर हर मैकेनिज्म, एक बॉडी का मैकेनिज्म है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। 9th और 10th वाले बच्चों ने अभी पढ़ लिया होगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं। हमारे शरीर का जो भी फंक्शन है बॉडी का, उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्लॉक भगवान की तरफ से नेचुरल अंदर हर एक में क्लॉक होती है, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। जिसके तहत आप सभी लोगों को सुबह नाश्ता करते हो, भूख लगी होती है, दिन को लंच के टाइम भूख लगती है, डिनर के टाइम, रात को सभी सो जाते हैं, रात को कोई जाग नहीं रहा होता, सुबह आप 6-7 बजे आप उठ जाते हैं। तो ये सारा काम फिक्स कौन करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। उस बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज कर देती है ड्रग्स, तो वो हमारा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। अब ये ड्रग्स शुरू कैसे होती है कहानी, इनिशिएशन कैसे होता है? ड्रग्स सबसे पहले कोई पहले स्टार्ट नहीं करता, सबसे पहले दोस्त स्टार्ट करवाते हैं, अपने फ्रेंड्स, कि यार थोड़ी सी खा के देख ले, बहुत मजा आता है, एक्सपीरियंस करो कैसी है, खाने के बाद मस्त हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। सबसे पहले अपने पीर प्रेशर दोस्त यार जो होते हैं, या फिर कोई आपका दुश्मन है, वही आपको शुरू करवाएगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, जो बंदा इनको यूज करने के लिए बोले, उसको एकदम अपने प्रिंसिपल सर को, अपने क्लास टीचर को बताए कि हमें ऐसी चीज करने के लिए बताई जा रही है। जब एक बार आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आपको बीच बीच में मन करता है कि चलो मैं भी ले लेता हूँ, फिर रेगुलर यूज आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ी थोड़ी लेते रहते हैं। जब रेगुलर यूज हो गया, कुछ टाइम के बाद आपको उसकी जरूरत लगना शुरू हो जाती है, फिर रिस्की यूज शुरू हो जाता है कि हमें रिस्क है, अब इसको आपको लेना ही लेना, नहीं तो आपको कोई परेशानी हो जाएगी। उसके बाद अगली स्टेज आएगी, आपको एडिक्शन हो जाएगी, ड्रग के बिना आप रह नहीं पाएंगे। कुछ ड्रगिस्ट हम जो उठा के पुलिस स्टेशन में लाते हैं, तो शाम को तड़पना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ दो, अदरवाइज हम मर जाएंगे। तो एडिक्शन हो जाती है। जब बंदे को एडिक्शन होती है, तो लास्ट स्टेज हो जाता है, क्राइसिस शुरू हो जाता है। फिर बंदे के बचने का कोई चांस नहीं रहता है। ये स्टार्टिंग है कि हमारी ड्रग्स की कहानी क्या स्टार्ट कैसे होती है। अब ये ड्रग्स जब पहली बार, तो दोस्त हमेशा फ्री देगा, फ्री वाइल लेगा, ये ले फ्री खा ले यार, देख ले कैसी है। जब आपको आदत पड़ेगी, तो सबसे पहला ड्रग क्या करवाती है? चोरी शुरू करवाती है। चोरी भी कहाँ शुरू करवाएगी? अपने ही घर में। और अपने ही घर में चोरी करना शुरू कर दोगे, सबसे पहले अपनी माँ के पैसे चुराता है बंदा।
क्योंकि मदर से कम डरते बच्चे, फादर का डर रहता है ज्यादा, तो मदर के पैसे शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे फादर के पैसे करते करते अपनी मदर के जो ड्रगिस्ट हैं अपनी मदर के ऑर्नामेंट्स जो भी ज्वेलरी होती है उसको बेच देते हैं, जमीन तक लास्ट में बेच देते हैं जब उनको ड्रग्स नहीं मिलती है। फाइनली आज की डेट में लोग अपनी किडनीज अपने ऑर्गन्स, एक बच्चा बता भी रहा था, ये भी यूज कर लेते हैं, इनको बेच के ड्रग्स की अपनी नीड पूरी करते हैं। जो इतनी गंदी बीमारी है, इससे एक तो सबसे पहले बंदा का, आदमी का कोई करैक्टर नहीं रहता, चोर बन जाता है, नशेड़ी हो जाता है, अपनी फैमिली को खत्म कर देता है, अपने समाज में बदनाम हो जाता है, आदमी को अपनी लाइफ खत्म हो जाती है, आदमी हेल्थ के तौर पे पूरा रैक हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, उसका सारा मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। धीरे धीरे करते करते आदमी को ये लास्ट स्टेज पे ले जाती है, फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता। उस टाइम उसको समझ आती है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, मैंने ये किया, फिर वो बोलेगा मुझे कुछ करो, तो उस टाइम आप कुछ कर नहीं सकते, फिर वो भगवान को प्यारा हो जाता है। ड्रग्स जो है ये इतनी गंदी बीमारी है। इसके बाद अब आता है ये ड्रग्स जो हमने ली, अब इसको पहले मैं बात करता हूं कि इन ड्रग्स को छुटकारा कैसे क्या सकते हैं। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट रहेगी मेरी लड़कियों से, खास करके गर्ल्स जो है, आजकल तो कुछ गर्ल्स भी आ गई हैं इसमें, अब यहां भी मैंने ये केस देख लिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है लड़कियां अपने भाई फ्रेंड्स, अगर कोई घर में और चाचा ताया कोई भी खाता है उस पर ध्यान रखें, उनको समझाएं कि ये चीजें ना करें। ये लड़कियों पे मैं डालता हूँ, मैं ट्रैफिक में था, वहां लड़कियों को मैंने बोला था कि मुझे कोई लोग यूज नहीं करते हेलमेट, तो मैंने लड़कियों जब भी पापा जब भाई बाहर जाएगा हेलमेट लगवा के भेजना, तो 90% को लगवा दिए थे लड़कियों ने। तो हमारी जो वुमेन फोर्स है देश की बहुत कुछ कर सकती है, इस पे थोड़ा सा खुद इन्वॉल्व ना हो, जो इन्वॉल्व है उनको निकालने में हेल्प करें। एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारी तरफ से, जो लेडीज अगर हमारा ये काम कर पाएंगी। क्योंकि अभी बच्चा एक बता रहा था यंग तबका, 16 करोड़ कुछ फिगर भी बताई है, ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सारा यंग तबका स्कूलों में जाके +2 से शुरू करके कॉलेज लेवल तक सभी लोग इसको कर रहे हैं। अब हमें है कि इसको हमें रोकने के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लेवल पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए उनको रिहेबिलिटेट करके उनको ले जाते हैं, वहां हेबिलिटेशन करवाते हैं कुछ देर के लिए। जो छोड़ना चाहे, जो कुछ ही स्टेज पे हो, लास्ट स्टेज वाला तो नहीं कर पाएगा, जो नए होते हैं छोड़ सकते हैं। अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेंटर्स है और हमारे जोन लेवल पे, इवन प्रोविंस लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेंटर्स हैं, वहां पे ले जा सकते हैं। दूसरा अब मेरी रिक्वेस्ट है, इसको छुड़वाने के लिए, ड्रग्स पे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले काम शुरू होगा पेरेंट्स का। जो भी माँ बाप है अपने बच्चों पे ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, अगर आपका भाई या आपका कोई भी बच्चा है, अगर वो स्कूल से 4 बजे छुट्टी हुई तो वो 5 बजे तक घर नहीं आता, तो आपको परेशानी हो जानी चाहिए वो घर क्यों नहीं आ रहा। और अगर 8 बजे वो खाना आपके साथ नहीं खाता बच्चा, वो बोलता है कि मैं अकेले सोना है, मैंने अकेले में काम करना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इट मीन्स वो जो ड्रग्स है वो आपके घर में आ चुकी है। तो उसको एड्रेस करना सबसे पहले पेरेंट्स का रोल है। सभी फादर्स जो है एटलीस्ट कोशिश करें आप फादर के साथ शाम वाला खाना एटलीस्ट फादर के साथ खाएं, ताकि आपके रुकावट हो सके। अगर ड्रग्स शुरू हो गई एक बार तो फिर ये चीज बढ़ती जाएगी। पहला रोल पेरेंट्स का है, पेरेंट्स को बच्चों को किसी भी तरीके इस बात पे ले जाना है कि हमारा ड्रग्स, उसको रोकने के लिए। दूसरा रोल आ जाता है हमारे टीचर्स का। टीचर्स को काइंडली, चेयरमैन सर के लिए, प्रिंसिपल सर के लिए, जो मॉर्निंग असेंबली में एटलीस्ट वो जो हम मॉरल लेक्चर्स देते हैं उसके साथ साथ ड्रग्स को भी लिया जाए, ड्रग्स पे बात की जाए। इनसे खुल के जितनी हम बात करेंगे उतना ही बच्चों को समझ आएगी क्या चीज है, इसको हमें छोड़ना है, इसको क्या करना है। टीचर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सभी बच्चे जैसे ही होश संभालते हैं वो टीचर्स के पास आ जाते हैं। टीचर्स गाइड भी है, गुरु भी है, और माँ बाप का रोल भी। जो अभी छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में भेज देते हैं, तो वो सारे माँ का रोल भी करती है टीचर्स। तो बच्चों को टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, सिखाया जाए, इनको समझाया जाए कि इस तरफ कुआं है, इस तरफ खाई है, इस तरफ ना जाया जाए।
तीसरा रोल हमारा आ जाता है जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे वो मौलवी साहब है, चाहे वो पंडित जी हैं, चाहे गुरुद्वारे में है, उनका भी रोल है। अपने बच्चों को हम अपने रिलीजियस लीडर्स की बात बहुत सुनते हैं, उनकी बात को हम मानते हैं, तो उन सब का भी एक रोल बनता है कि रिलीजियस लीडर्स भी हमारे बच्चों को इस पे शिक्षा दें। खास करके जो फ्राइडे को जो कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स होती हैं, तो उसमें मौलवी साहब जो भी है वो भी अगर इनको लेक्चर देंगे, इनको बताया जाए, तो वो काफी बच्चे उस पर आ जाएंगे। फिर रोल बनता है हमारी एनजीओज का, जो भी एनजीओ जहां भी काम कर रही हो, तो एनजीओज वाले भी इसमें अपना एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। अलग अलग सिंपोजियम, अलग अलग डिबेट्स करा के, कॉम्पिटिशंस करवा के एनजीओज का एक रोल बनता है, इसको वो कंट्रोल करें। फिर आ गया हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट। जब किसी को कोई परेशानी हो गई तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट स्टार्टिंग में ही अलग अलग सेंटर्स बने हैं, अलग अलग जगह पे जाके हेल्थ डिपार्टमेंट वाले अपना काम कर रहे हैं। तो जो ये सारे तरीकों से जो नहीं सुधरेगा उसका कोई चारा नहीं है, जब फिर वो पुलिस के पास आता है, फिर पुलिस को सुधारना आता है, कोशिश करते हैं कि सुधर जाए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश की जाए कि पुलिस तक पहुंचे ही ना, पहले ही निपटारा हो जाए, बेटर ये रहेगा। पुलिस का कुछ भी ड्रग्स वाला होता तो एकदम पुलिस के पास आते हैं, आप रोक लो जी, आप करो। तो पुलिस के पास भी ऐसी कोई छड़ी नहीं है जादू की जो घुमा के हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये 5-6 स्टेप जो पहले वाले हैं, इन स्टेप्स पे अगर सभी लोग अपना अपना रोल करेंगे तो मुझे लगता है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है कि नशा जो है, जिसको आप हीरोइन या अपनी भाषा में लोग जहाँ चिट्टा कहते हैं जिसको, वो नॉर्मली छोटा छोटा करके बेचते हैं। ये वो जो होता है इंडिया में तो होता नहीं, ये होता है पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, इन 2 जगह पे होता है, वहीं से आता है। तो दुश्मन देश का भी यही रहता है कि हमें अगर किसी देश को तबाह करना है तो उसको तबाह करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप उनकी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, इनको तबाह कर दो तो देश आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। तो सबको यही है कि इस चीज को, जो दुश्मन की चाल है वो कामयाब नहीं होनी चाहिए, हमें उसको कामयाब नहीं होने देना, उसके लिए कोशिश करनी है, हर एक को अपने हिस्से का दिया जलाना है ताकि ये दीपक जलता रहे और हमारा गांव, हमारा मुल्क, हमारा देश आगे तरक्की करता रहे। जो हमारा नशा मुक्त प्रोग्राम है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये कोई बता सकता है कब शुरू हुआ था? जो बताएगा उसको कुछ मिलेगा। नशा मुक्त प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त। वेरी गुड, इधर आ जाओ आप, तो क्लैप करो तो। अभी और भी पूछूंगा कुछ, मैं जो बताएगा उसी को मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, लड़के अपनी गप्पे मार रहे हैं, हमें पता है लड़के क्या क्या करते हैं, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए काम आने वाली हैं सभी करके। जैसे मैंने कहा, बच्चियां जो है छोटी, ये घर जाके सभी को, आस पास वालों को बताएं ये नशा जो है ये हमारे लिए लाइफ रिस्क के लिए, इससे लाइफ चली जाती है। जो पहले ये होता था, लोग शराब पीते थे, जब वो छोटा मोटा नशा करते थे, उससे 50-60 साल तक बंदा जी लेता था। बट आज की डेट में जो चिट्टा वगैरह है, ये जो लेते हैं, ये 5 साल में अंदर आदमी का काम हो जाता है। जितना मर्जी अच्छा यंग बच्चा हो, 5 साल ही चाहिए उसको। तो सबसे रिक्वेस्ट है, इस नशे से दूर रहें, अपने भाई बहन सब पे नजर रखें, सबको बताएं। कोई गलत बात करता है, कोई आपको ऐसा कहता है, अपने टीचर्स की नॉलेज में लाएं कि टीचर्स आपके आगे कन्वे कर सकें। कोई पुलिस में है तो उसको बताएं। आप सबका इसको बीमारी से दूर रहने के लिए, इस चीज को दूर रहने के लिए आप सबका योगदान चाहिए। आप बच्चे ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं और आप ही इसको बचा सकते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इस पे तन मन धन से कोशिश करें ताकि हम अपने आप को, अपने देश को आगे बढ़ा सके, ताकि आप अच्छे बच्चे बनके अच्छा कैरियर लेके आगे बढ़ सके। मैं इस मौके पे चेयरमैन साहब का और प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है।
और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी ये प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि हम बच्चों तक डायरेक्ट जो हमारे कंज्यूमर है वहां तक पहुंच सके और डायरेक्ट उन पर इंटरेक्ट कर सके। इसी के साथ साथ मैं अपने स्टाफ का, पुलिस का, बाकी स्टाफ का भी थैंकफुल हूं जो कि शॉर्ट नोटिस पे जिन्होंने सब कुछ ये आगे किया है। मैं अपने मीडिया के फ्रेंड्स का जो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आते हैं, टाइम टू टाइम हमारा इवेंट्स को कवर करते हैं, मैं उनका भी थैंक्स करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Now, before concluding this program, I invite Honorable Principal Sir to present vote of thanks. Birthday Chief Guest, Revered Station Officer, Police Station Guru, respectable staff members and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सबसे पहले मैं चीफ गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अनमोल मोती बिखेर दिए। आज तक हम बच्चों में जो गलतियां पाते थे, हम ये कहकर उनको नजरअंदाज करते थे कि शायद बातों से बात बने। आज तक हमने किसी बच्चे का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं दिया है, क्योंकि बच्चे विक्टिम्स होते हैं और विक्टिम्स के साथ प्यार से, शफकत से और बड़े खुलूस के साथ पेश आना सबसे पहला कदम होता है। नाउ एनफ इज एनफ। मैं इससे पहले कि तमाम हाज़रीन का मशकूर ममनून रहूं, उनका शुक्रिया अदा करूं, मैं आपसे मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काफ़ी कोशिश की गई वक्त के फिरौन ने कि वो उनके लिए ऐसा आग तैयार करे और उनको जलाने की कोशिश करे। उस असना में एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक पानी का कतरा लेके उड़ रही थी, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। तो दूसरी चिड़ियों ने कहा, उधर आग है, आप कहां जा रहे हो इतनी तेजी के साथ? तो उस चिड़िया ने कहा, मैं उस आग पर ये अपना चोंच में जो पानी का कतरा है गिराना चाहती हूं, ताकि कल जब मुझसे पूछा जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, आग लगाने वालों में नहीं। अगर हर एक अपना रोल निभाए, चाहे वो रोल कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये हो ही नहीं सकता है कि हम इस आग पर काबू ना पाए। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हर कोई मजहब कुछ नहीं है अगर उसकी मुंसलिक होना इब्राहीम के साथ ना करार पाए। एक ईसाई हो नहीं सकता अगर वो हजरत इब्राहीम को ना माने। एक यहूदी भी यहूदी नहीं रह सकता अगर वो हजरत इब्राहीम को अपने चैप्टर से बाहर निकाले। यहां तक कि एक सनातन धर्म भी सनातन धर्म पर नहीं रह सकता अगर वो इब्राहीम को बाहर निकाले। मुसलमानों की बात ही नहीं है, इसको दीनी इब्राहीम ही कहा जाता है ना। इस्लाम में है, अगर हमने एक छोटा सा लुकमा अपने हाथ में, अपने मुंह में डालना है
तो 14 हुक्म है हमारे लिए। सबसे पहले जब हम लुकमा उठाते हैं और मुंह तक पहुंचाते हैं, इस्लाम में 14 अहकाम है। कौन इस तरफ तवज्जो देता है? सबसे पहले लुकमा उठाने से पहले इस्लाम कहता है, अरे पहले देखो आपका हाथ पाक और साफ है कि नहीं। उसके बाद कहता है, अरे देख लो क्या ये हराम है या हलाल। अगर हराम है नीचे छोड़ दो, अगर हलाल है तो ले लो। एक और नसीहत, इसकी कमाई कैसे हुई है। अगर आप पराए घर में ये लुकमा ले रहे हैं, पहले ये देख लो कि साहिब खाना ने पहले लुकमा उठाया कि नहीं। अगर उसने नहीं उठाया तो आप भी नहीं उठा सकते हो। तो वो चीजें अगर हम हाथ में उठाए जो हमारे जिस्म को बर्बाद करें, ये इस्लाम को गवारा नहीं। और किसी भी मजहब को ये गवारा ही नहीं हो सकता कि वो उन चीजों को हाथ में उठाने की इजाजत दे और मुंह तक पहुंचाने की इजाजत दे। हम खुद हमारे हाथ खुद हमारे दुश्मन बन जाते हैं जब हम कोई भी गलत चीज हाथ में उठाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये नासूर की तरह आज हमारे समाज को बिगाड़ रहा है। इसलिए बगैर ज्यादा वक्त लिए मेरी विनती होगी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अपने असलाफ, अपने अंबिया, अपने रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल करो और कोई ऐसा काम ना करो जो आपके सेहत को भी बिगाड़े, आपके समाज को भी बिगाड़े। अजीब बात है, आज सभी कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज को मानते हैं लेकिन नमाज की नहीं मानते। गीता तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। हर मजहब वाले अपने मजहब को मानते हैं लेकिन अपने मजहब की नहीं मानते। इसी से सब कुछ बिगड़ गया। दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। ये दो चीजें एक साथ नहीं मिल सकती कि कुछ इधर से भी एक चमचा उठा के लाए, कुछ इधर से भी एक चमचा उठा के लाए। हलाल हलाल होता है और हराम हराम होता है। पाक चीज है और नापाक चीज नापाक चीज है। वाकई मैं तमाम जो भी असहाब यहाँ आए, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी अफसरान यहाँ आए, उनके अहलकार यहाँ आए, उनका मैं तहे दिल से मशकूर ममनून रहूंगा कि उन्होंने यहाँ आकर हमारी डारस बांधी और आप तक अपनी अनमोल बातें पहुँचाई। मैं जर्नलिस्ट बरादरी का भी मशकूर ममनून रहूंगा कि वो बिल्कुल कम वक्त में हमारी कॉल पर यहाँ आते हैं और इस फंक्शन की कवरेज देते हैं। मैं आप बच्चों का भी मशकूर ममनून हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल से बातें सुनी, बातें बोली। तो इस पर अब सिर्फ एक काम करना है, इसको अमलाना है। अगर आपने सिर्फ मुंह से बोला, अमल में नहीं लाया तो इसका कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ रायगां होगा। इसलिए मेरी विनती रहेगी जो आपने बोला उस पर आप अमल करें। शुक्रिया। वमा अलैना इल्ला